नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वन इंडिया वन एग्री मार्केट के बारे में। कुछ दिन पहले से मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, आपको पता होगा 20 लाख करोड़ का जो पैकेज आया था उसमें कई सारे रिफॉर्म्स की भी अनाउंसमेंट की गई थी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। और ये जो पूरा अनाउंसमेंट हुआ था उसमें मैंने आपसे चर्चा की थी एग्रीकल्चर के बारे में भी, एक अलग से वीडियो भी बनाया था। लेकिन फाइनली यहाँ पर कैबिनेट के द्वारा ये जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हैं वो पास कर दिए गए हैं। आज मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं इस पूरा रिफॉर्म के बारे में, तो काफ़ी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा इसमें 30,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो न्यूज़ में, कैबिनेट क्लियर्स ऑर्डिनेंसेज टू किक इन एग्री रिफॉर्म्स क्रिएट वन इंडिया वन एग्री मार्केट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम बात करने वाले हैं 3 रिफॉर्म्स के बारे में। ये 3 रिफॉर्म, लेट मी टेल यू, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है हमारे फार्मर्स के लिए, हमारे पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। आपने देखा होगा आज़ादी के बाद से अभी तक जो फार्मर्स की वेलफेयर है, फार्मर्स की ग्रोथ है, उनकी इनकम है, वो बहुत कोई अच्छी नहीं रही है। काफ़ी बड़ी जनसंख्या हमारी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, लेकिन जो उद्धार होना चाहिए फार्मर्स का, जिस तरह से वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, कहीं ना कहीं जितनी भी सरकारें हैं उन्होंने एक प्रयास तो किया है, मैं ये नहीं कहूँगा प्रयास नहीं किया है, लेकिन कहीं उसका जो बेनिफिट है वो हमारे किसानों को नहीं मिल पाया है। तो यहाँ पर 3 रिफॉर्म्स ऐसे हैं जो कि पास्ट में कई सरकारों के द्वारा अटेम्प्ट किए गए उसको लाने के, लेकिन अभी तक वो अटेम्प्ट असफल रहा। बेसिकली यहाँ पर हम 3 रिफॉर्म्स कौन कौन से हैं, पहला है, ध्यान रखिएगा, बैरियर फ्री इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट। मतलब कि यहां पर किसानों को छूट नहीं है कि एक राज्य से दूसरे राज्य अपने अनाज को, अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेच सकें। तो इसको देखते हुए यहां पर सरकार रिफॉर्म ला रही है। दूसरा है, यहां पर जो फार्मर है वो डायरेक्टली किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता था, जैसे कि कोई एक्सपोर्टर है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता था, यहां पर कोई प्रोसेसर है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता था। ये सारी आज़ादी फार्मर को नहीं थी, वो आज़ादी देने की बात कही जा रही है इस रिफॉर्म के अंदर। और तीसरा और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म, ये है आपका एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर बदलाव लाना। तो इन तीनों रिफॉर्म्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, चर्चा करेंगे हम लोग। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, हम एक एक कर चलेंगे, मतलब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से लेकर फिर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहला रिफॉर्म, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। पहले इसको समझ लेते हैं क्या। देखिए, ब्रिटिशर्स का जब राज था तो वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। उस समय ब्रिटिशर्स ने एक रूल लाया था जिसका नाम था डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स ऑफ 1943, और उसके आगे चलकर आज़ादी के बाद इसी से हमने यहां पर बना दिया इसको एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। बेसिकली ये जब एक्ट लाया गया था, कानून लाया गया था, तो उस समय आपको पता है कि हमारे देश के अंदर जो अनाज की पैदावार है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा स्कैर्सिटी होती थी, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा भुखमरी थी हमारे देश के अंदर। स्पेशली आपको याद होगा मिड 1960s में जब हमने 2 वॉर लड़ी थी, चाइना के साथ, फिर 65 में यहाँ पर हमने पाकिस्तान के साथ वॉर लड़ी थी। तो उस समय अगर आप देखेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री ने क्या नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो लगातार यहां पर जय किसान कहने का मतलब था कि लगातार जो भुखमरी है, जो ड्राउट है, वो चलती आ रही थी, जिसकी वजह से पैदावार कम होती थी, और इसकी वजह से हम काफी हद तक यूएस के ऊपर डिपेंड होते थे थ्रू PL 480। मतलब कि ये पब्लिक लॉ 480 है जो कि यूएस के अंदर पास हुआ था। यूएस इसके थ्रू जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, गरीब देश हैं, उनको यहां पर अनाज भेजा करता था। लेकिन मैं बताऊं 1965 में यूएस ने भी धमकी दी थी कि अगर आप वॉर कंटिन्यू करोगे तो हम ये बंद कर देंगे। तो बहुत ज्यादा दिक्कत थी। शिप टू माउथ इकोनॉमी इसको कहते थे, मतलब कि शिप के थ्रू यहां पर अनाज आता था, तब हमारा पेट भरता था यहां पर। इसीलिए इतनी ज्यादा दिक्कत होने के बाद, लेकिन आज देखिए क्या सिचुएशन है। उस समय इसकी जरूरत थी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की। अब ये कमोडिटीज एक्ट था क्या, बेसिकली इसको भी जान लो। बेसिकली इसके अंदर सरकार क्या करती थी कि जब भी हमारे देश में अनाज के प्राइसेस बढ़ने लगते थे तो सरकार इस एक्ट का प्रोविजन लाकर ये कोई भी पर्सन इसमें एक लिमिट से ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकता है। मतलब वीट है, अगर अनाज है, यहां पर अगर सरकार कहती है कि 100 क्विंटल से ज्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते अपने पास, तो उससे ज्यादा आप स्टोर नहीं कर पाओगे, आपको इसको रिलीज करना पड़ेगा, ताकि यहां पर जो मार्केट में प्राइसेस हैं वो कम हो सके। लेकिन ठीक है, चलिए उस समय तो इसकी आवश्यकता थी, लेकिन क्या आज हमें इसकी आवश्यकता है? आज अगर आप देखिए तो भारत लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है राइस का, हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं वीट के, राइस के, चाइना के बाद।
और जो ग्रैनरीज हैं, हमारी जो भंडार हैं, वो काफ़ी ओवरफ्लो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो देखिए प्रॉब्लम क्या आती है, हम पैदावार तो कर देते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या है यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, लेकिन दिक्कत कहाँ है, हमारे पास उसको स्टोर करने की फैसिलिटीज़ नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी पल्सेस के, व्हीट के प्राइसेस अचानक से मार्केट में बढ़ जाते हैं तो सरकार एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट यूज़ करती है और इसके थ्रू कहती है कि जिन भी लोगों के पास यहाँ पर एक्स्ट्रा व्हीट है, एक लिमिट से ज़्यादा वो स्टोर नहीं कर सकते। अब आप एक एग्जाम्पल देखकर रखिए, सपोज यहाँ पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हो, स्टोरेज बनाना चाहते हो, तो यहां पर आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया और स्टोरेज बना दिया, और यहां पर आपके पास कैपेसिटी है 200 क्विंटल के व्हीट स्टोर करने की, रखने की अपने पास। लेकिन अचानक से सरकार कहती है कि आपके पास ये जो 200 क्विंटल है वो आप नहीं रख सकते हो, आप सिर्फ 100 क्विंटल अपने पास रख सकते हो। तो यहां पर क्या होगा कि सरकार ने तो आपको बोल दिया, लेकिन आपने इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया, तो ये कब काम आएगा? ये तो आपकी मर्जी होनी चाहिए ना कि आप जितना चाहो अपने पास स्टोर करो, जितना चाहो इसको रिलीज करो। इसकी वजह से क्या हुआ है, हमारे देश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए स्टोर करने के लिए वो नहीं है। और अक्सर आप न्यूज़ में देखते होंगे इस तरह की तस्वीर कि यहाँ पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बाहर इस तरह की तस्वीर, बारिश में जो अनाज है वो सड़ जाते हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं है। पैदावार तो बहुत होता है, सरकार एमएसपी पर खरीद भी लेती है, लेकिन यहाँ पर उसको स्टोर नहीं किया जाता। जो भुखमरी है उनको, लोगों को अनाज नहीं दिया जाता और यहाँ पर सिंपली ये सड़ रहा होता है। और फाइनली इसकी वजह से क्या होता है, जो फार्मर्स हैं वो अनाज को अपने पास नहीं रख सकते हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है, और इसकी वजह से हर साल जब यहां पर हार्वेस्टिंग होती है उसको फार्मर्स डायरेक्टली मार्केट में जाते हैं और उनको बेचना पड़ता है। अब इतना ज्यादा अचानक से मार्केट के अंदर आ जाएगा तो क्या आपको लगता है फार्मर को बेटर प्राइस मिल पाएगा? नहीं मिल पाता है बेटर प्राइस। इसकी वजह से यहां पर एक तो फार्मर सफर करता है, और कई सारे ऐसे सीजन आते हैं जहां पर जो एग्रीकल्चर के प्राइस हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर सफर करता है। तो दोनों लोग, कंज्यूमर और फार्मर, दोनों लोगों को नुकसान होता है, बिकॉज एक रीजन है स्टोरेज फैसिलिटीज। और मैंने आपको बताया स्टोरेज फैसिलिटीज का मेन कारण क्या है, सरकार ने ये एक्ट लाया हुआ था। तो अब सरकार कह रही है कि यहां पर कई सारे जो कमोडिटीज हैं, सीरियल्स हैं, व्हीट है, राइस है, कई तरह की कमोडिटीज को हम एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से निकाल देंगे। ठीक है, मतलब सरकार जब चाहे यहां पर कोई लिमिट नहीं लगा सकती है। तो पहला सरकार ये करने वाली है, इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। दूसरा, एक बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रही है सरकार, कह रही है कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाएंगे। मतलब कि यहां पर फार्मर्स को छूट होगी कि वो जिसके साथ चाहे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। सपोज मैं कहता हूं आपके पास एक फील्ड है, यहां पर एग्रीकल्चर फील्ड है, यहां पर आपको आजादी है, जो चाहे आप उगाओ। ठीक है, आप जिसके साथ चाहो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट कर लो। मतलब कि सपोज मैं कहता हूं कि मार्केट में एक केचप की कंपनी है, ठीक है, वो चाहती है कि आप उसको यहां पर टमाटर उगा के दो। ठीक है, लेकिन यहां पर आपके पास छूट नहीं है कि आप डायरेक्टली उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर पाओ। इसकी वजह से क्या होता है कि फार्मर्स जो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट कर सकता था मार्केट में किसी प्राइवेट पर्सन के साथ, वो नहीं कर पाता है, जो चाहे वो यहां पर उगा नहीं पाता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि फार्मर को अगेन प्राइस नहीं मिल पाते हैं। अब फार्मर क्या करता है, बेसिकली फार्मर इसकी वजह से क्या करता है कि पिछले साल उन सारे क्रॉप्स को देखता है जहां पर उसको बेटर प्राइस मिल रहा था। अब क्या करते हैं, सारे फार्मर्स उसी क्रॉप को उगाने लगते हैं, जिसकी वजह से उसकी पैदावार बढ़ जाती है अगले साल, और यहां पर जब पैदावार ज्यादा हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है उसका प्राइस नीचे आ जाएगा। प्राइस नीचे आएगा तो अगेन फार्मर्स को नुकसान होता है। तो आप सोच के देखिए ये कितना कॉम्प्लिकेशंस है। फार्मर्स को हमने जकड़ कर रख दिया था। ये कुछ वैसा ही हुआ कि यहां पर अगर कोई कार की कंपनी है, कार की कंपनी को हमने बोल दिया कि आप इसका जो सेल है वो एक ही जगह कर सकते हो, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। ऐसा कुछ है क्या सर्विस सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में? तो हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में इतनी बाधाएं क्यों डाल के रखी हैं फार्मर्स को? तो दूसरा ये जो रिफॉर्म है, इसके थ्रू यहां पर फार्मर्स को फायदा होगा। फार्मर जिसके साथ चाहे यहां पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और जो भी प्राइस बार्गेनिंग करनी है वो डायरेक्टली कर सकता है। और लास्ट जो तीसरा मैं कह रहा था सबसे इंपॉर्टेंट, एक और बहुत जरूरी है, वो ये है कि हर राज्य में अगर आप देखेंगे एपीएमसी एक्ट है, इसका मतलब है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी। इस एक्ट में क्या है कि जिस भी राज्य में वहां पर जो फार्मर्स हैं वो जो भी प्रोड्यूस करते हैं उनको अपने लोकल एरिया की जो मंडीज होती हैं वहीं पर जाकर सेल करना होता है। वो और कहीं सेल नहीं कर सकता, मतलब कि राज्य के अंदर कहीं और जाकर सेल नहीं कर सकता, एक राज्य से दूसरे राज्य में सेल नहीं कर सकता, अपना बेच नहीं सकता। तो आप सोच के देखिए कि क्या होगा उस बेचारे का, मतलब किसान का क्या होगा कि उसको फ्रीडम मिलनी चाहिए ना। जिस तरह से हमने एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, सर्विस में सबको फ्रीडम दे रखी है, आप जैसा चाहो जिसके साथ चाहो बिजनेस कर सकते हो। आप यूपी में कोई गुड्स को यहां प्रोड्यूस करके महाराष्ट्र में, गुजरात में सेल कर सकते हो। तो ये छूट हमने यहां पर फार्मर्स को क्यों नहीं दी है?
तो अब यहां पर सरकार क्या करने जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो इंटर स्टेट ट्रेड है, इंटर स्टेट का मतलब होता है एक राज्य से दूसरे राज्य, और इंट्रा स्टेट ट्रेड है मतलब एक राज्य के अंदर ही, इस तरह की जो बाधाएं थी फार्मर्स के ऊपर, ये सारे चीजों को हटा दिया जाएगा। अब इससे सोच के देखिए क्या होगा, अगर यूपी में फार्मर्स जो किसान हैं उनका बहुत ज़्यादा अनाज हो गया है, और सपोज मैं कहता हूं केरल में यहां पर अनाज की पैदावार अच्छे से नहीं हुई है, तो यूपी का जो फार्मर है वो डायरेक्टली केरला के यहां पर कंज्यूमर्स को, बायर्स को बेच सकता है, क्योंकि यहां पर कमी है। तो इससे क्या होगा, जो यूपी का फार्मर है उसको अच्छा दाम मिल पाएगा, क्योंकि यूपी में तो ऑलरेडी बहुत सारा अनाज हो गया है, इसकी वजह से प्राइस कम हो जाते हैं, तो यूपी में उसको अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे राज्य में उसको अच्छा प्राइस मिलेगा। और इसकी वजह से यहां पर जो फार्मर्स हैं और जो कंज्यूमर है, अब केरला में क्या होगा सोच के देखिए, केरला में जो कंज्यूमर है, क्योंकि केरला के अंदर पैदावार नहीं हुई है तो यहां पर प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी दिक्कतें हट जाएंगी अगर सरकार इस तरह के लॉ के थ्रू, यहां पर जो एपीएमसी एक्ट के थ्रू फार्मर्स इतने सालों से जकड़ा हुआ था, वो अब उससे उसको आज़ादी मिल जाएगी। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सारे रिफॉर्म्स की वजह से यहां पर हम कह सकते हैं कि वन कॉमन मार्केट हो जाएगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का हमारे देश में। वन इंडिया, वन एग्री मार्केट, इसी को बेसिकली बोला गया है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। रिसेंटली अगर आपने देखा होगा तो वेस्ट बंगाल ने मना कर दिया था पोटैटोज के मूवमेंट को, मतलब कि वेस्ट बंगाल में जो आलू की खेती थी, पोटैटोज थे, वो वेस्ट बंगाल सरकार ने मना कर दिया कि हम इसको उड़ीसा नहीं भेजेंगे। तो सोच के देखिए, जो फार्मर है जो वेस्ट बंगाल के अंदर, उसको अच्छा प्राइस मिल सकता था उड़ीसा के अंदर, लेकिन वो अपना बेच नहीं सकता क्योंकि वेस्ट बंगाल ने मना कर दिया। अब इस तरह की चीजें नहीं किया जा सकता किसी राज्य सरकार के द्वारा। आई होप कि ये जो पूरा रिफॉर्म साहब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट बता दूं मैं आपको कि यहां पर कैबिनेट के द्वारा एक और इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया था, लैंडमार्क डिसीजन इसको बोला जा रहा है। यहां पर फार्मर अगर कोई भी लोन लेता है तो अगर सपोज बाई चांस उसको नहीं चुका पाता, तो उसका जो लैंड है, जमीन है, वो यहां पर डिस्प्यूट में नहीं लाया जाएगा, मतलब कि उसका लैंड गिरवी नहीं रखा जाएगा, उसका लैंड कोई ले नहीं सकता उससे। ये भी सरकार ने इसके ऊपर निर्णय ले लिया है, और इसका जो पूरा डिस्प्यूट है उसको सुलझाने की जिम्मेदारी एसडीएम के पास है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास। और इन्हीं सारी रिफॉर्म्स की वजह से हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर साहब, उन्होंने ये बयान दिया कि इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 बट द कंट्रीज फार्मर्स आर फ्री टुडे। और मैं भी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक इससे सहमत हूँ कि यहाँ पर अब जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं शायद ये हमारे किसानों के लिए बेहतर होगा। मेन अब प्रॉब्लम क्या हो सकती है, इंप्लीमेंटेशन पर। हम कानून बना देते हैं लेकिन आगे देखना होगा क्या ये सही से इंप्लीमेंट हो पाता है कि नहीं। चलिए, मेरा आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मैंने अभी तक आपको जितने भी रिफॉर्म्स की बात की, हमने एग्रीकल्चर के बारे में बात किया है। आपको पता है ना कि हमारे संविधान के अंदर शेड्यूल 7 के अंदर जो स्टेट लिस्ट होता है उसके अंदर ये एग्रीकल्चर आता है, ये कॉन्करेंट लिस्ट या फिर यूनियन लिस्ट के अंदर नहीं आता। तो यहां पर मैं जो कह रहा हूं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें चेंजेस ला रही है। तो आप एक चीज बताइए, एग्रीकल्चर आता है आपका स्टेट लिस्ट में, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें चेंजेस कैसे ला सकती है? मेरा आपके लिए प्रश्न है, क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं? चलिए, मैं एक काम करता हूं, इसका जो आंसर है मैं एक तो अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी में डाल दूंगा और टेलीग्राम में भी इसका आंसर मैं डाल दूंगा। ठीक है, इसको आप बताइए और सोचिए इसके बारे में। ठीक है, आई होप कि आज का जो वीडियो होगा ये वन इंडिया वन एग्री मार्केट, यहां पर आपको कुछ समझ में आया होगा। मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि सरकार इस रिफॉर्म के साथ बढ़ रही है। आई होप कि हमारा किसान जो इतने सालों तक वृद्धि उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई थी उसके इनकम में, अब फाइनली यहां पर कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, 1000 MCQ का कोर्स मेरा ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है स्टडी IQ ऐप पर। ये वाला कोर्स भी लॉन्च हो चुका है फॉर प्रीलिम्स एग्जाम। अगर किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, ये मेरी आईडी है। यहाँ पर स्टोरीज में मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, आप जाकर प्ले कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।